नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस में। कक्षा 11 जीव विज्ञान का अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण, इसका भाग 1 तक हमने बता दिया है। और जहाँ पे हम लोगों ने जाना जीवों के वर्गीकरण के बारे में, जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में। जीवधारियों का वर्गीकरण है क्या? तो जीवों को उनके गुणधर्मों के आधार पर, उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में रख करके अध्ययन करना जीवों का वर्गीकरण कहलाता है। और पृथ्वी पर जीवों की विविधता है, विभिन्न प्रकार की जीवों की जातियां पाई जाती हैं। 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों की जातियां ज्ञात है। एक जाति के जितने सदस्य होते हैं वो गुणधर्मों में समान होते हैं और दूसरी जाति के सदस्यों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। और इसी समानता और असमानता के आधार पर जीवों को अलग अलग समूहों में रख करके अध्ययन करना वर्गीकरण कहलाता है। और इसके बारे में हमने भाग 1 में बता दिया है। भाग 1 में हम लोगों ने ये भी जान लिया था वर्गीकरण पद्धतियों के बारे में। वर्गीकरण की पद्धतियाँ क्या है, तो जिसमें सबसे पहले हमने जाना प्रथम वर्गीकरण पद्धति जिसे अरस्तु ने दिया। अरस्तु ने समस्त जीवधारियों को 2 भागों में रख करके अध्ययन किया, एक को पादप कहा और दूसरे को जंतु। इसी प्रकार से दूसरा पद्धति था वर्गीकरण पद्धति द्विजगत वर्गीकरण पद्धति, और इसको देने वाले जो वैज्ञानिक थे उसका नाम है कैरोलस लीनियस। और कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जगत की बात कैरोलस लीनियस ने ही की थी। और कैरोलस लीनियस ने समस्त जीवधारियों को 2 जगतों में बांट दिया, एक को पादप जगत और दूसरे को जंतु जगत। लेकिन 2 ही जगतों में रख करके अध्ययन करना जीवों को असंभव है क्योंकि जीवधारियों में विभिन्न प्रकार के गुणधर्म पाए जाते हैं और अलग अलग गुणों के आधार पर 2 ही जगतों में रह करके अध्ययन करना असंभव है। इसलिए सन 1969 में एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम है R.H. व्हिटेकर। इन्होंने समस्त जीवधारियों को 5 जगतों में रख करके अध्ययन किया और जिसे कहा जाता है 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। इसका मतलब ये है कि 5 जगतों में समस्त जीवधारियों को 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों की जातियों को रख करके अध्ययन किया जाता है। कितने जगतों में? तो 5 जगतों में। और इसे ही बोला जाता है 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। दिया किसने? तो R.H. व्हिटेकर ने। ये सारी बातें हमने भाग 1 में कर लिया है। और 5 जगत कौन कौन से हैं? तो जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु और पादप, ये 5 जगत हैं। कौन कौन? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। और इसके बारे में हमने संक्षिप्त जानकारी भाग 1 में दे दिया है। आज हम जानेंगे 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के मूल लक्षण। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के मूल लक्षण कौन कौन से हैं और उसके बाद से हम एक एक करके सभी जगतों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा 5 जगत वर्गीकरण के मूल लक्षण। 5 जगत वर्गीकरण के मूल लक्षण, यानी कि 5 जगतों में सभी जीवधारियों को किन लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, ये चीजें हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें होगा क्या चीज? तो कोशिका संरचना की जटिलता। सबसे पहला क्या हो जाएगा? तो कोशिका संरचना की जटिलता। कोशिका संरचना की जटिलता। तो यहाँ पे समझते चलना है कोशिका संरचना की जटिलता है क्या। तो सबसे पहली बात, कोशिका क्या है? तो आपको इसके बारे में जरूर पता होगा क्योंकि नीचे के क्लास से ही कोशिका के बारे में बताया जाता है। नहीं पता है फिर भी आपके लेसन 8 में कोशिका के बारे में बताया जाएगा। फिर भी हम थोड़ी सी बातें यहाँ पे कोशिका के बारे में बताएंगे। तो कोशिका है क्या? तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई ही क्या है? कोशिका है। संरचनात्मक मतलब क्या?
जीवों की संरचना बनाती है कोशिका। और क्रियात्मक मतलब क्या, कि जीवों के अंदर जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं वो सभी कोशिका के अंदर ही होती है। तो कोशिका के अंदर जैविक क्रियाएं होती हैं और सभी प्रकार के जीव कोशिका के ही बने होते हैं। तो जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई ही क्या है, कोशिका है। और कोशिका की जटिलता के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया। या कह सकते हैं कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, यानी कि समस्त जीवधारी दो ही कोशिकाओं के बने होते हैं, बस दो ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब बात करना है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक के बारे में। तो प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव यानी कि पुराना, प्राचीन, और कैरियोन मीन्स होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। इसका मतलब ये है कि ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक प्राचीन हो, या कह सकते हैं कि जिसमें असत्य केंद्रक पाया जाता है, असत्य केंद्रक। ऐसी कोशिका जिसमें असत्य केंद्रक पाया जाता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका बोला जाता है। और एक जगत के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है जगत मोनेरा। जगत मोनेरा, तो जगत मोनेरा के जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक, यानी कि जगत मोनेरा के जीव कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक। और इसके बारे में हमने बताया हुआ भी है कि प्रोकैरियोटिक जीवों का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है, जगत मोनेरा में। जैसे जीवाणु, नीले हरे शैवाल, माइकोप्लाज्मा, ये कैसे जीव है, तो प्रोकैरियोटिक जीव है। और इसका अध्ययन कहाँ पे होता है, तो जगत मोनेरा में। जैसे कि हम यहाँ पर एक प्रोकैरियोटिक कोशिका बनाएंगे, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, और इसमें एक वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड डीएनए बोला जाता है। इसमें मेसोसोम भी होता है जिसके द्वारा कि ये शोषण करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कि फ्लैजिला भी पाई जाती हैं। तो कहने का ये मतलब है, उसके बाद से ये कोशिका द्रव्य है। तो ऐसी कोशिका जिसके कोशिका द्रव्य में ही उसके जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए पाए जाते हैं, न कि इनको केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ डीएनए को बाहर से कोई आवरण घेरा रहता है। जो आवरण घेरा रहता है उसको केंद्रक कला कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। दूसरी बात कि झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका, गाल्जी काय, लवक, ये सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। बात किया जाए यूकैरियोटिक कोशिका, तो जगत मोनेरा को छोड़ दिया जाए तो 4 जगत बचते हैं, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। इन चारों जगतों के जो जीव है कौन सी कोशिका के बने होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। बात किया जाए यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, तो ऐसी कोशिका जिसमें सत्य केंद्रक पाया जाता है। ये क्या है, तो केंद्रक है। क्या है, तो केंद्रक है, और केंद्रक को बाहर से एक आवरण घेरा हुआ है जिसे बोला जाता है केंद्रक कला, और ये वाला इसका कोशिका द्रव्य है। तो इस केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है, यानी कि बाहर से इसे क्या घेरा हुआ है, केंद्रक कला से घिरा हुआ है, यानी कि इसमें सत्य केंद्रक पाया जाता है। ऐसी कोशिका को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत जो जगत आते हैं, जगत प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। मतलब कि इस जगत के जितने भी जीव होते हैं उनकी कोशिका कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। दूसरी बात
कि इन कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि गोल्जी काय, उसके बाद से अंतःद्रवी जालिका, अंतःद्रवी जालिका, उसके बाद से लवक, ये लवक अभी हम बाद में बनाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये चीज़। अब यहाँ पे जंतु और पौधे हैं, तो जंतु की कोशिकाओं में बस यही पाए जाते हैं, लेकिन पौधों की कोशिकाओं के बाहर एक निर्जीव आवरण होता है जिसे बोला जाता है कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति जंतु की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। दूसरी बात कि इसमें लवक पाया जाता है, पौधों की कोशिकाओं में लवक पाया जाता है। ये लवक पाया जाता है प्लास्टिड, जैसे कि हरित लवक, हरित लवक, और इसी की उपस्थिति के कारण पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरित लवक के ही कारण पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और हरित लवक जंतु की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, लेकिन पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। उसी प्रकार से कोशिका भित्ति जंतु की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, लेकिन पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो यहाँ पे कोशिका संरचना की जटिलता के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका, ऐसी कोशिका जिसमें असत्य केंद्रक पाया जाता है। असत्य केंद्रक का मतलब है कि जिसमें केंद्रक कला अनुपस्थित हो, और जो डीएनए है डायरेक्ट कोशिका द्रव्य में ही पाया जाता है, कोशिका द्रव्य के संपर्क में होता है, तो ऐसी कोशिका को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। जगत मोनेरा के जो जीव होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जैसे जीवाणु, नीले हरे शैवाल, माइकोप्लाज्मा। बात किया जाए यूकैरियोटिक कोशिका, ऐसी कोशिका जिसमें सत्य केंद्रक पाया जाता है। इसका मतलब है कि केंद्रक के अंदर जो पाए जाने वाले पदार्थ हैं बाहर से एक झिल्ली युक्त आवरण से घिरे होते हैं, जिसे केंद्रक कला कहा जाता है। इसके साथ ही साथ ऐसी कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, अंतःद्रवी जालिका पाए जाते हैं, और ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। जगत प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, इन जगतों का अध्ययन, इन जगतों के जो जीव है वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। ये चार जगत प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु के जीव किसके बने होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। इतनी चीज़ें आपने समझ लिया। अब आपको हेडिंग बनाना है ये 5 जगत वर्गीकरण के मूल लक्षण, जिसमें पहला हो जाएगा कोशिका संरचना की जटिलता, और इसमें लिखना है केंद्रक कला की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं क्रमशः यूकैरियोटिक अथवा प्रोकैरियोटिक होती हैं। जीवाणु, नील हरित शैवाल आदि प्रोकैरियोटिक जीव हैं तथा जगत मोनेरा में आते हैं। शेष सभी जीव यूकैरियोटिक होते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 जगत वर्गीकरण के मूल लक्षण में पहला लक्षण बताया। अब दूसरा लक्षण हम जानेंगे शारीरिक संगठन की जटिलता। शारीरिक संगठन की जटिलता। शारीरिक संगठन की जटिलता, सभी बातें यहाँ पे समझते चलना है। शारीरिक संगठन की जटिलता यानी कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि एक कोशिकीय होते हैं, मतलब कि एक कोशिका के बने होते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये एक कोशिकीय होते हैं। और बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि उनकी संरचनाएं जटिल होती हैं, बहुत सारी कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिका जब एक साथ समूह में पाई जाती हैं और एक जैसी कार्य करती हैं तो उसे उत्तक कहा जाता है। अंग तंत्र जैसी रचना होती हैं बहुकोशिकीय जीवों में, जबकि एक कोशिकीय जीवों में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे शारीरिक संगठन की जटिलता के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर और बहुकोशिकीय। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं बहुत ही सरलतम होते हैं,
सरलतम होते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। और बहुकोशिकीय जीव जटिलतम होते हैं क्योंकि इनमें अंग तंत्र का विकास होता है। किसमें? बहुकोशिकीय जीवों में। बात किया जाए एक कोशिकीय जीव, यानी कि पृथ्वी पर समस्त जीवधारी जिसका निर्माण एक ही कोशिका से प्रारंभ होता है, और यदि पूरा जीवन उस जीव का एक ही कोशिका में व्यतीत हो जाए तो ऐसे जीव को एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। मतलब कि एक ही कोशिका के अंदर जीवन संबंधित समस्त क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, ये सारी क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती है। ऐसे जीव को बोला जाता है एक कोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीव जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं हों और जीवन संबंधित सभी क्रियाएं विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में संपन्न हो, तो ऐसे जीव को बोला जाता है बहुकोशिकीय जीव। ये चीज़ें आपने यहाँ पे समझा। तो एक कोशिकीय जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक की तो बात हो गई, जगत मोनेरा में अध्ययन किया जाता है, और एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव का अध्ययन जगत प्रोटिस्टा में किया जाता है। किसमें? तो प्रोटिस्टा में। और जो बहुकोशिकीय जीव आते हैं इनका अध्ययन, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव जो होते हैं इसका अध्ययन जगत कवक, पादप व जंतु में किया जाता है। कवक, पादप व जंतु में किया जाता है। तो बहुकोशिकीय जीव कवक होते हैं, पादप होते हैं व जंतु होते हैं। एक कोशिकीय जीव जगत प्रोटिस्टा वाले सारे जीव एक कोशिकीय होते हैं। तो आपको हेडिंग बनाना है शारीरिक संगठन की जटिलता, और इसमें लिखना है कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, जीवाणु आदि सरलतम जीव हैं, जिनमें शरीर की सभी जैविक कोशिकाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। बहुकोशिकीय जीव की संरचना जटिल होती है, इनमें अंग व अंग तंत्र मिलते हैं। कुछ बहुकोशिकीय जीव की सभी कोशिकाएं समान होती हैं, जैसे स्पायरोगायरा। तो अब हम अगला लक्षण डालेंगे, तीसरा नंबर जो है पोषण विधि। पोषण विधि 5 जगत वर्गीकरण के मूल लक्षण में तीसरा लक्षण आ जाएगा, क्या चीज? तो पोषण विधि। पोषण विधि तो तीसरा हो जाएगा क्या चीज? तो पोषण विधि। और पोषण विधियां जो है जंतु और पौधों की अलग अलग होती है, और पोषण विधि में मुख्यतः स्वपोषी तथा परपोषी अथवा विषमपोषी जीव मिलते हैं। तो पौधे व जंतुओं की पोषण विधियां अलग अलग होती हैं। ये पोषण विधि में मुख्यतः स्वपोषी तथा परपोषी अथवा विषमपोषी जीव मिलते हैं। स्वपोषी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, जिसमें कि हरे पौधे आते हैं। और बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो विषमपोषी होते हैं, यानी कि परपोषी होते हैं, यानी कि दूसरों से अपना भोजन लेते हैं। उनमें भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है, भोजन निर्माण की क्षमता नहीं होती है। जैसे कि हम और आप, हमें भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है, यानी कि हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते हैं, हम दूसरों पर निर्भर होते हैं। लेकिन पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, इसलिए पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। और हम लोग क्या होते हैं? तो परपोषी होते हैं। यानी कि पोषण विधियां मुख्यतः क्या क्या होती हैं? तो या तो स्वपोषी हो सकता है या परपोषी। स्वपोषी जिसमें कि हरे पौधे आते हैं, तथा परपोषी अथवा विषमपोषी। अब बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो परपोषी या विषमपोषी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी पौधे स्वपोषी हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो परपोषी भी हो सकते हैं, और परपोषी के रूप में ये परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी के रूप में मिलते हैं। जिसमें सबसे पहला हम जानेंगे क्या चीज? तो परजीवी। परजीवी इंग्लिश में बोला जाता है
पैरासाइट। तो परजीवी क्या होते हैं? तो वे जो दूसरे पौधों से भोजन लेते हैं, जिनमें भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है, ऐसे को बोला जाता है परजीवी। यानी कि जो दूसरे पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो परजीवी क्या होते हैं? जो दूसरे पौधों से भोजन लेते हैं, जिनमें अपना स्वयं भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है, ऐसे पौधे क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। इसको भी दो भागों में बांटा गया। एक को बोला जाता है पूर्ण परजीवी या अविकल्पी। इंग्लिश में बोला जाता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। और इसका दूसरा हो जाएगा अपूर्ण अथवा आंशिक परजीवी या विकल्पी। इंग्लिश में बोला जाता है इसे फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो परजीवी भी दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं पूर्ण परजीवी या अविकल्पी ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये क्या होते हैं? तो ऐसे पौधे जो दूसरे पौधे के शरीर पर रह करके भोजन प्राप्त करते हैं। यदि पौधा मर जाए तो ये जो परजीवी होते हैं पूर्ण परजीवी या अविकल्पी, ये भी नष्ट हो जाते हैं, ये भी मर जाते हैं। यानी कि उसकी अनुपस्थिति में ये जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे पौधे को बोला जाता है पूर्ण परजीवी या अविकल्पी। जैसे कि एक पौधा है अमरवेल। ये ऐसा पौधा है जो आम के पेड़ पर रहता है और आम के पेड़ से पोषण प्राप्त करता है। यदि आम का पेड़ की मृत्यु हो जाए तो इसकी भी मृत्यु हो जाएगी, ये भी जीवित नहीं रहता है। तो ये है क्या चीज़? पूर्ण परजीवी या अविकल्पी। अपूर्ण परजीवी क्या होता है? या इसे आंशिक परजीवी भी बोला जाता है या विकल्पी फैकल्टेटिव पैरासाइट। ये ऐसे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों से भोजन लेते हैं, लेकिन उस पौधे की अनुपस्थिति में या वह पौधा मृत हो जाए तो मृत अवस्था में भी ये जीवित रह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये पोषण के लिए खनिज व जल का अवशोषण करते हैं जिस पौधे पर रहते हैं उससे, और इनमें भोजन बनाने की क्षमता होती है। यानी कि जिस पौधे पर ये रहते हैं यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो मृत अवस्था में भी ये उससे खनिज व जल अवशोषित करके भोजन बना सकते हैं। इसलिए ऐसे पौधे को बोला जाता है अपूर्ण अथवा आंशिक परजीवी या अविकल्पी। जैसे कि विस्कम है, लोरेंथम है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा विस्कम, लोरेंथम, ये हो गया। तो हेडिंग बना लेना है तीसरा पोषण विधि, और इसमें लिखना है पादप व जंतुओं की पोषण विधियाँ अलग अलग होती है। पोषण विधि में मुख्यतः स्वपोषी तथा परपोषी अथवा विषमपोषी जीव मिलते हैं। पौधे स्वपोषी होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त पौधे विषमपोषी भी हो सकते हैं, जैसे परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी आदि। अब हेडिंग बना लेना है परजीवी, और इसमें लिखना है ये दूसरे जीवित जीव से भोजन प्राप्त करते हैं। ये पूर्ण परजीवी अथवा आंशिक परजीवी हो सकते हैं, और इसमें हेडिंग लिखना है पूर्ण परजीवी या अविकल्पी यानी कि ऑब्लिगेट पैरासाइट। और इसमें लिखना है जीवित परपोषी की अनुपस्थिति में ये मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये पूरी तरह से भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, जैसे अमरवेल, रेफ्लेशिया आदि। अमरवेल, रेफ्लेशिया आदि। हेडिंग हो जाएगा बी नंबर अपूर्ण अथवा आंशिक परजीवी या विकल्पी फैकल्टेटिव पैरासाइट। और इसमें लिखना है ये जीवित पोषी की अनुपस्थिति में मृत
से भी भोजन ले सकते हैं। ये खनिज लवण जल आदि के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं अब और अपना भोजन बना लेते हैं, जैसे बिस्कम, लोरेंथस आदि। ये लोरेंथस है, बिस्कम, लोरेंथस आदि। तो ये हो गया यहाँ पे परजीवी। अब इसका सेकेंड हम जानेंगे क्या चीज़, तो मृतोपजीवी। मृतोपजीवी सेकंड। इसे इंग्लिश में बोला जाता है सैप्रोफाइट। मृतोपजीवी ये क्या होते हैं, तो ऐसे पौधे जो मृत वस्तुओं से भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि मृत कार्बनिक स्थान पे उगते हैं और उसी से भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे पौधे को बोला जाता है मृतोपजीवी। ऐसे जीवों को बोला जाता है क्या चीज़, तो मृतोपजीवी। जैसे कि कवक है, जीवाणु, जैसे कवक, जीवाणु, ये ऐसे होते हैं जो मृत स्थानों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो आपको हेडिंग बना लेना है। एक चीज़ और इसमें जानना है स्टार बना करके, क्या चीज़, तो एक पौधा है जिसका नाम है मोनोट्रोपा। मोनोट्रोपा ये ऐसा पौधा है जो आवृत बीजी पौधा है और मृतोपजीवी होता है। ऐसा आवृत बीजी मृतोपजीवी पौधा है। यानी कि आवृत बीजी मृतोपजीवी पौधा क्या है, मोनोट्रोपा। तो मोनोट्रोपा भी क्या है, एक प्रकार का मृतोपजीवी पौधा है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवृत बीजी मृतोपजीवी कौन सा पौधा है, तो उसका नाम है मोनोट्रोपा। तो हेडिंग बना लेना है मृतोपजीवी और इसमें लिखना है ऐसे जीव जो मृत सड़े पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कवक, जीवाणु आदि। मोनोट्रोपा एक आवृत बीजी मृतोपजीवी पौधा है। तो ये चीज़ इतना हो गया। अब हम अगला जानेंगे, तो इसमें का थर्ड जान लेते हैं, सहजीवी। सेकेंड हो जाएगा मृतोपजीवी, थर्ड हो जाएगा क्या चीज़, तो सहजीवी। इसे इंग्लिश में बोला जाता है सिम्बायोटिक। तो सहजीवी पौधा क्या होते हैं, तो वे पौधे जो एक साथ रह करके एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, सहजीवी पौधा कहलाते हैं। जैसे कि इसका सबसे एक अच्छा उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन दो पौधों के बीच का सहजीवी पौधा है, एक कवक और दूसरा है शैवाल। शैवाल की भूमिका क्या होती है, कवक की भूमिका क्या होती है, तो कवक खनिज व जल का अवशोषण करता है, जल का अवशोषण करता है। और शैवाल क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है, भोजन का निर्माण। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, हानि कोई नहीं पहुंचाता। तो इस तरह के पौधे को बोला जाता है सहजीवी पौधा और इस तरह के संबंध को बोला जाता है सहजीवी संबंध, यानी कि सिम्बायोटिक। तो बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो सहजीवी होते हैं, मतलब एक साथ रह करके एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, दोनों को लाभ पहुंचता है, हानि किसी को नहीं पहुंचता है। तो ऐसे पौधे को बोला जाता है सहजीवी पौधा, यानी कि सिम्बायोटिक पौधा। जैसे कि लाइकेन एक पौधा है जो कि सहजीवी है, किसका, कवक और शैवाल का। तो आपको हेडिंग बना लेना है ये सहजीवी पौधा और इसमें लिखना है दो जीव परस्पर साथ रहते हुए एक दूसरे को सहयोग करते हैं। जैसे लाइकेन में एक कवक व एक शैवाल सहजीवन में रहते हैं। शैवाल भोजन निर्माण करता है तो कवक जल व खनिज का अवशोषण करता है। अगला चौथा हो जाएगा कीटभक्षी। चौथा नंबर कीटभक्षी। चौथा हो जाएगा क्या चीज़, तो कीटभक्षी पौधे, यानी कि इंसेक्टिवोरस। कीटभक्षी क्या होते हैं, तो जो कीड़े मकोड़े का
भक्षण करते हैं। ऐसे पौधे जो कीड़े मकोड़े का भक्षण करते हैं कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। अब बात किया जाए कीटभक्षी पौधे कहाँ पे उगते हैं, तो ऐसी भूमि जिसमें नाइट्रोजन की कमी हो, नाइट्रोजन की कमी हो, यानी कि ऐसे स्थान पे उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी हो, जैसे कि दलदली एरिया में वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है और ये कीटभक्षी पौधे वहीं पे उगते हैं और कीटों को पकड़ करके उसमें से नाइट्रोजन अवशोषित कर लेते हैं, नाइट्रोजन को खींच लेते हैं। जो नाइट्रोजन है बहुत ही आवश्यक तत्व है जो कि पौधों के जो कि जीवों के बहुत सारे पदार्थ जैसे कि डीएनए, प्रोटीन आदि में मिलते हैं। बहुत ही आवश्यक तत्व है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन एक पोषण को पूरा करता है। और नाइट्रोजन को लेने के लिए ये कीटभक्षी पौधे क्या करते हैं, उन कीड़े मकोड़े को पकड़ लेते हैं और खींच लेते हैं, उसमें से नाइट्रोजन खींच लेते हैं। जैसे कि एक पौधा है वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये ऐसा पौधा है जिसमें कि एक विशेष संरचना होती है इस तरह की, इस तरह की इसमें विशेष संरचनाएं होती हैं। और यदि कोई कीट आता है तो ये संरचना को ढक लेता है, ये अपनी ये जो बन रहा है संरचना इसे ढक लेता है। कीट चला जाता है अंदर, कीट चला जाता है कहाँ पे, तो अंदर। जैसे कि ये संरचना इस तरह से खोला हुआ है, यहाँ पे कीट आया तो इसे ढक लेता है और उसके बाद से उसमें से नाइट्रोजन ले लेता है। तो इस तरह से ये क्या है, एक प्रकार का कीटभक्षी पौधा है। उसी प्रकार से ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, नेफेंथीस, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, नेफेंथीस, ये सभी कैसे पौधे हैं, तो कीटभक्षी पौधे हैं। इन पौधों में विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं कीट को पकड़ने के लिए और उसको पकड़ करके उसमें से नाइट्रोजन को खींच लेते हैं। ये चीज़ें हैं। अब आपको हेडिंग बना लेना है कीटभक्षी पौधे यानी कि इंसेक्टिवोरस, और इसमें लिखना है कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में दलदल में उगते हैं। पोषण में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इनके विशिष्ट अंग कीट पकड़ते हैं तथा ये कीटों के नाइट्रोजनी पदार्थ को चूसकर उसे छोड़ देते हैं, जैसे नेफेंथीस, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया आदि। ये जैसे ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, नेफेंथीस, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सभी क्या है, तो कीटभक्षी पौधा है। तो ये हो गया पौधों की बात। अब बात किया जाए जंतुओं की, तो ध्यान से समझना है यहाँ पे जंतुओं के बारे में। जंतुओं में पोषण कैसे होता है, तो जो जंतु होते हैं, जंतु ठोस भोजन को चबाकर खाते हैं या निगल जाते हैं। जंतु अपने भोजन को क्या करते हैं, चबाकर खाते हैं या उसे निगल जाते हैं। तो यह समपोषी पोषण अथवा अंतर्ग्राही पोषण कहलाता है। इस तरह का पोषण समपोषी, इंग्लिश में बोला जाता है होलोजोइक, या अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्राही, इंजेक्शन कहलाता है। तो जंतु ठोस भोजन को चबाकर खाते हैं या निगल जाते हैं। इस तरह के पोषण को क्या कहते हैं, समपोषी अथवा अंतर्ग्राही कहते हैं। इंग्लिश में होलोजोइक या इंजेक्शन, होलोजोइक या इंजेक्शन कहा जाता है। और पोषण के आधार पर जंतु कई प्रकार के होते हैं। पोषण के आधार पर जंतुओं को निम्न भागों में बांटा गया है। पोषण
के आधार पर जंतु निम्न प्रकार के होते हैं। पोषण के आधार पर जंतु निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, इंग्लिश में बोला जाता है हर्बीवोरस, शाकाहारी। ये क्या होते हैं? तो ये जंतु केवल वनस्पति खाते हैं, यानी कि केवल पेड़ पौधों को खाते हैं। ये ऐसे जंतु हैं, ये जंतु केवल वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों को खाते हैं केवल, उन्हें बोला जाता है शाकाहारी। यानी कि केवल पेड़ पौधे और जंतुओं को, केवल पेड़ पौधों को खाने वाले, वनस्पतियों को खाने वाले जंतुओं को बोला जाता है शाकाहारी। दूसरा हो जाएगा मांसाहारी। मांसाहारी इंग्लिश में बोला जाता है कार्निवोरस। ये क्या होते हैं? तो ये अन्य जंतुओं के मांस को खाते हैं। ये अन्य जंतुओं के मांस खाते हैं, मतलब कि ऐसे जंतु जो अन्य जंतुओं के मांस को खाते हैं कहलाते हैं क्या चीज़? मांसाहारी। और तीसरा हो जाएगा क्या चीज़? तो सर्वाहारी। सर्वाहारी इंग्लिश में बोला जाता है ओमनीवोरस। ये कैसे जंतु होते हैं? तो ऐसे जंतु जो मांस व वनस्पति दोनों को खाते हैं। ऐसे जंतु जो मांस व वनस्पति दोनों को खाते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी कहलाते हैं। और एक आएगा जो है क्या? परजीवी। परजीवी के बारे में हमने बताया, वो पौधों के लिए है। अब परजीवी के बारे में बताएंगे जो होगा किसके लिए? जंतुओं के लिए। तो यहाँ पे शाकाहारी हो गया। शाकाहारी वे होते हैं जो ऐसे जंतु केवल पौधों को खाते हैं, वनस्पति को खाते हैं। उसके बाद से मांसाहारी कार्निवोरस, ये अन्य जंतुओं के मांस को खाते हैं, केवल मांस ही खाते हैं। और उसके बाद से सर्वाहारी ऐसे जंतु होते हैं जो मांस व वनस्पति दोनों को खाते हैं। इतनी चीज़ें आपने समझा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। और उसके बाद से हम इसका चौथा बताएंगे जो होगा क्या चीज़? तो परजीवी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चौथा क्या हो जाएगा? परजीवी। यानी कि पैरासाइट। ये परजीवी क्या है? तो ऐसे जंतु जो दूसरे जीव के शरीर पर रहकर, अंदर या बाहर, तो वे जीव, ऐसे जंतु जो दूसरे जीव के शरीर के भीतर या बाहर से रह करके उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, को बोला जाता है बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी इंग्लिश में बोला जाता है इक्टो पैरासाइट। और बी हो जाएगा अंतः परजीवी, इसे इंग्लिश में बोला जाता है इंडो पैरासाइट। बाह्य परजीवी क्या होते हैं? तो वे जो दूसरे जीव के शरीर के बाहर से पोषण प्राप्त करते हैं, उसे बोला जाता है क्या चीज़? बाह्य परजीवी। जैसे कि जू हो गया, खटमल हो गया, ये क्या है? तो बाह्य परजीवी है। अंतः परजीवी क्या होते हैं? तो ऐसे जीव जो शरीर के भीतर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, शरीर के भीतर रह करके पोषण प्राप्त करते हैं, उसे बोला जाता है अंतः परजीवी। जैसे एस्केरिस, जीवाणु, टेपवर्म, लीवर फ्लूक। उदाहरण हो जाएगा क्या चीज़? तो एस्केरिस, टेपवर्म,
लिवर फ्लूक जीवाणु, ये क्या है सभी? तो ये सभी है परजीवी। तो आपको हेडिंग बनाना है परजीवी और इसमें लिखना है वे जीव जो दूसरे जीव के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला वाह्य परजीवी यानी कि एक्टोपैरासाइट, इसमें लिखना है दूसरे जीव के शरीर के बाह्य भाग पर ये पाए जाते हैं और उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे जू, खटमल आदि। और सेकेंड हो जाएगा अंतःपरजीवी यानी कि इंडोपैरासाइट, इसमें लिखना है जो जीव के शरीर के अंदर रहते हुए अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे एस्केरिस, जीवाणु, टेपवर्म, लिवर फ्लूक आदि। और भी 5 जगत वर्गीकरण के लक्षण हैं, तो जिसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो यह जो दूसरा भाग है कई भागों में आएगा, जैसे ABCD करके, और उसके बाद से हम इस अध्याय के अगले भाग को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।